हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 13 न्यूक्लियाई एक्सप्लेनेशन वन शॉट की डिटेल्ड वीडियो। सो वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ जाके उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि रेगुलर नोट्स एंड रेगुलर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड होती है। तो जाके ज्वाइन कर लो। और हाँ, कोई भी वीडियो में डाउट हुआ करे तो कमेंट्स में अपना कमेंट्स बता दिया करो। ओके, चलो एक्सप्लेनेशन को अब स्टार्ट करते हैं। अब लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई चैप्टर को। तो न्यूक्लियाई चैप्टर में जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वन बाय वन क्लियर करते चलेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, न्यूक्लियाई चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो उनको बोलेंगे यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे Z से। सिंपल सा था कि यहाँ पे हम जितने भी हमारे न्यूक्लियस के अराउंड जितने भी हमारे प्रोटॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो तुम उनको क्या बोलोगे यहाँ पे एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट कर दोगे। तो उसको हम यहाँ पे Z से हमने क्या कर दिया, एक सिंबल से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक में। सेकंड आता है हमारा यहाँ पे मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, अगर वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं तो उसी को बोलेंगे यहाँ पे हम मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। यानी न्यूक्लियस का वो एलिमेंट, यानी कौन सा एलिमेंट, प्रोटॉन का एलिमेंट और न्यूट्रॉन का एलिमेंट, ये सारे ही एलिमेंट कहलाते हैं क्या, मास नंबर। समझ में आया, इज डिनोटेड बाय द ए, तो इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं, किसको भैया, यहाँ पे मास नंबर को। समझ में आ गया। चलो थर्ड पे बढ़ते हैं। थर्ड पे देखो लिखा हुआ है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटम, ठीक है। देखो ए पॉइंट में लिखा हुआ है हमारा, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एटम में उनको तुम Z से डिनोट करोगे, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में उनको भी तुम Z से डिनोट करोगे, ठीक है, Z से डिनोट हो गया हमारा। थर्ड पे लिखा हुआ है जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं एटम में, उसको तुम यहाँ पे ए से डिनोट कर दोगे, ठीक है। तो डी पे लिखा हुआ है हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जितने भी एटम में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको तुम लिख दोगे यहाँ पे N से, और ए माइनस Z का तुम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे, यानी क्या कर दोगे तुम यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दोगे, तो वहां पे तुम्हारा यहाँ पे न्यूट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे। क्या इतनी बात सफिशिएंटली क्लियर हो गई है? अभी भी क्लियर हो गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अब चलो आगे देखते हैं। तो देखो आगे लिखा हुआ है हमारा न्यूक्लियर मास, यानी हमारा फोर्थ टॉपिक आता है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द टोटल मास ऑफ एन द प्रोटॉन्स, जितने भी टोटल मास है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन्स का, अगर वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे यहाँ पे हम न्यूक्लियर मास। कितनी बात समझ में आ गई? छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, न्यूक्लियाई चैप्टर पे ज़्यादा फोकस मत डालना गाइस, जितना मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ उतना ही सफिशिएंट है भाई। अब मैं किसी को मना नहीं करूँगा कि भाई अंदर का पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है, बहुत से रेफरेंस में लिखा होगा कि बहुत से डीप में दिया होगा तो पढ़ लो, एटलीस्ट पढ़ लो उसको, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन जेई के लिए अभी मैं तुम लोग को बाद बताऊँगा कि बाद में वीडियोज़ भी आएंगी जेई के लिए रिलेटेड, तो उसमें बता दूंगा तुम लोगों को कि और कौन कौन से जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको भी हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है, अभी जेई प्रोपोर्शन में। तो अभी जितना बोर्ड के लिए सफिशिएंट है उतना पढ़ो। तो न्यूक्लियर मास हमारा क्या होता है, जितने भी टोटल मास है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन्स का, अगर वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे यहाँ पे हम न्यूक्लियर मास, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोइड की, ठीक है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, आ न्यूक्लियोइड इज अ स्पेसिफिक न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियोइड की बात करें तो वो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस है जो कि एटम में कैटेगराइज्ड रहता है, ठीक है, एटम के साथ भी कैटेगराइज रहता है या एटम में ही कैटेगराइज रहता है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे हम, यानी उसमें बोलते भी हैं और यहाँ पे रिप्रेजेंट भी होता है एटॉमिक नंबर Z से, मास नंबर A से, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ZXA से। यानी अगर एटम में न्यूक्लियस तुम्हारा यहाँ पे प्रेजेंट है और वो न्यूक्लाइड के जितने भी हमारे प्रेजेंट एटम्स या भी प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हमको प्रेजेंट कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर वहाँ पे शो करेगा, मास नंबर शो करेगा और तुमको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा ZXA से, यानी तुम ZXA का तुम यहाँ पे डिनोट कर दोगे सिंबल लगा के, ठीक है। न्यूक्लाइड हमारा ये होता है। जो तुम्हारा X है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि केमिकल सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी केमिकल मॉलिक्यूल्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तुमको यहाँ पे सिंबल्स किस में नोट कर रहे हैं, एक्स में। जो तुम्हारा Z है वो तुम्हारा एटॉमिक नंबर है, ये मैंने बताया था तुम लोगों को मास नंबर है। समझ में आ गया।
फिर देखो बात करते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप में देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हमारा, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर देंगे, लेकिन डिफरेंट क्या देंगे हमको, मास नंबर हमको डिफरेंट देंगे, उन्हीं को बोलेंगे यहाँ पे हम आइसोटोप्स। आई होप कि मैंने तुम लोगों को ये सब चैप्टर नंबर एटम्स में बता दिया, नहीं चैप्टर नंबर 12 में बता दिया है, तो प्लीज कोई इश्यू नहीं है, दोबारा पढ़ लोगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा, रिवीजन ही हो रहा है तुम्हारा ये, ठीक है। तो चलो वापस से ट्रैक पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने तुम लोग को बताया कि जितने भी तुम्हारे मतलब एटम्स हैं, जितने भी तुम्हारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, उनको बोलेंगे यहाँ पे हम आइसोटोप्स। बी पॉइंट में देखो लिखा हुआ है, जितने भी हमारे आइसोटोप्स हैं वो यहाँ पे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट करेंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पे सेम प्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक एटॉमिक नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। तो इसीलिए अब देख सकते हो कि मास नंबर भी अलग होता है, एटॉमिक नंबर भी अलग है। तो भाई न्यूक्लियोइड्स और न्यूक्लियॉन्स ये सब कैसे एक डिफरेंट मास नंबर और सॉरी सेम मास नंबर और सेम एटॉमिक नंबर कैसे प्रेजेंट करते हैं, अलग अलग करेंगे ना, अलग अलग सबका मॉलिक्यूल है तो अलग अलग सबका अपना 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 रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं देखो आइसोबार्स की। आइसोबार्स में लिखा हुआ है द एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर, जितने भी एटम्स के एलिमेंट्स होंगे उनका मास नंबर सेम होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर, उन्हीं को बोलेंगे यहाँ पे हम आइसोबार्स, ठीक है। आइसोटोन्स की बात करते हैं तो देखो आइसोटोन्स में लिखा हुआ है द न्यूक्लियोइड्स हैविंग द सेम नंबर, न्यूक्लियोइड्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका सेम होगा क्या, उनका क्या नंबर तो सेम होगा, ठीक है, न्यूट्रॉन्स का नंबर तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सब चीज जितने भी हमारे नंबर्स हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट्स वो यहाँ पे सेम होंगे, तो उन्हीं को बोलेंगे यहाँ पे हम आइसोटोन्स। समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे आइसोमर्स की। आइसोमर्स में क्या लिखा हुआ है, दीज आर द न्यूक्लियाई, अगर न्यूक्लियाई में सेम एटॉमिक नंबर है और सेम मास नंबर भी है, तो यहां पे डिफरेंट क्या होगा हमारा, एनर्जी स्टेटस। भैया एनर्जी स्टेटस कहने का क्या फॉर्म है, देखो एनर्जी स्टेटस कहने का फॉर्म ये है कि एटॉमिक नंबर में जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे और किसमें, मास नंबर में जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे, उनका जो स्टेटस होगा ना, यानी वो पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी हमको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उन मॉलिक्यूल्स के अंदर से। लेकिन हमको ये तो पता नहीं है कि उनका एटॉमिक नंबर सेम है कि नहीं है, मास नंबर सेम है कि नहीं है, तो यहाँ पे एनर्जी स्टेटस जो है वो क्या करेगा, डिफरेंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सेम नहीं आएगा एक दूसरे का, तो उसी को बोलेंगे यहाँ पे हम आइसोमर्स, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में, ठीक है, और अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। देखो एक इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड करता है, ठीक है, उतनी ही एनर्जी वो एक्सीलरेट भी करता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा 1 वोल्ट का है तो तुम ईवी से डिनोट कर दोगे किसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी को ही बोलते हैं। कितनी बात समझ में आ गई। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट की, ठीक है। इट इज 1/12 ऑफ एक्चुअल मास। देखो AMU मैंने तुम लोग को एटम्स में ही बताया है, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। AMU क्या करता है यहाँ पे कि जो अपना एक्चुअल मास ऑफ कार्बन एटम का होता है वो यहाँ पे क्या करता है कि 1/12 पार्ट में हमको क्या करता है, शो कर देता है, ठीक है। किस कौन, एक्चुअल मास ऑफ कार्बन एटम का 1/12 होता है। लेकिन यहाँ पे जो आइसोटोप होगा 6C12 वो डिनोट कर देंगे यहाँ पे 1 MO की यूनिट को। 1 MO की यूनिट क्या होती है भैया, यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होती है, ठीक है। जो एनर्जीज ने इक्विवेलेंस करी यहाँ पे 1 MU से लेकर के 1 MU तक, वो कितनी हो जाएगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने करी, तो भाई सिंपल सी बात है, न्यूट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय द चैडविक। चैडविक ने इसकी डिस्कवरी करी थी, 1932 में डिस्कवरी करी इसकी, ठीक है। बी पॉइंट में लिखा हुआ है कि जितनी भी हमारे बेरिलियम न्यूक्लियाई हैं वो यहाँ पे बम्बार्डिंग करेंगे अल्फा पार्टिकल्स के साथ में, ठीक है, बम्बार्डिंग करेंगे अल्फा पार्टिकल्स के साथ में। तो हाईली पेनिट्रेटिंग के साथ जब यहाँ पे बम्बार्डिंग करेंगे तो यहाँ पे रेडिएशंस होगा, यानी एनर्जी का रेडिएशंस होगा, बहुत सी एनर्जी इमिट कर जाएंगी, बहुत सी एनर्जी रेडिएट कर जाएंगी, तो उन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे हम क्या भाई उन्हीं को बोलेंगे यहाँ पे हम एनर्जी ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ द न्यूट्रल पार्टिकल्स। और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे उन्हीं एनर्जी के रेडिएशंस में कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी वहां पे बच जाएंगे, ठीक है। ईच हैविंग द मास नियरली दैट द प्रोटॉन, और उनका जो मास होगा
उन मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वो प्रोटॉन के बराबर होगा, ठीक है। उन्हीं पार्टिकल्स को यहाँ पे बोलते हैं हम न्यूट्रॉन्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई भाई मेरे? तो देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि हीलियम बेरिलियम को अगर तुम यहाँ पे डिफरेंट बेरिलियम के साथ में बम्बार्डिंग कराते हो अल्फा पार्टिकल के साथ में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे तुमको निकाल के दे देगा वो। फिर बात करते देखो सी पॉइंट की। सी पॉइंट में लिखा हुआ है हमारा अ फ्री न्यूट्रॉन डीकेस स्पॉन्टिन्यूसली। जितने भी हमारे फ्री न्यूट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे डीकेस कर आएंगे स्पॉन्टिन्यूसली, ठीक है। उनकी जो हाफ लाइफ होगी, उनके साथ की जो हाफ लाइफ होगी वो 90 यानी 900 सेकेंड के साथ में होगी हाफ लाइफ, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तुम्हारा एंटी न्यूट्रियो का काम करेंगे। भैया एंटी न्यूट्रियो क्या होता है? भैया निगेटिव पोर्शन का काम करेंगे यहाँ पे, सिंपल सी बात है। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है देख लो। साइज ऑफ ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज क्या होगा? इट इज फाउंड दैट द न्यूक्लियस ऑफ द मास नंबर ए। अगर यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज मास नंबर से डिनोट करा, यानी मास नंबर ए है तुम्हारा, तो रेडियस भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू आर नॉट ए 1/3 हो जाएगा भाई मेरे। आर नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है तुम्हारी 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर होती है भाई मेरे, ठीक है। समझ में आ गया? याद कर लेना अच्छे से। द इम्प्लाइज दैट द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस के वॉल्यूम की बात करेंगे यहाँ पे हम, तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पे जो आर क्यूब लिखा है तुम्हारा वो यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? ए के, यानी मास नंबर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर बात करते हैं देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगी? तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट रहेगा यहाँ पे ए पे। जो न्यूक्लियाई है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर की अप्रोक्सीमेटली 2.3 × 10⁻17 kg मीटर माइनस का इनवर्स हो जाएगा। जितने भी हमारे लार्ज कंपेयर्ड ऑर्डिनरी मैटर्स हैं वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे। मास एनर्जी इक्विवेलेंस की बात करें तो यहाँ पे जो आइंस्टाइन ने बताया था E=mc², तो यहाँ पे क्या होता है कि मास की जितनी भी एनर्जी है वो एनर्जी की यहाँ पे किसके फॉर्म में रेडिएट हो जाती है? मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन के फॉर्म में, यानी M=mc² लगाओगे, जितना भी हमारा मास है वो स्पीड ऑफ लाइट से डिनोट होकर यहाँ पे एनर्जी तुमको यहाँ पे फॉर्म कर देगा एक इक्विवेलेंस रिलेशन में, ठीक है। जो एम तुम्हारा वो मास है, सी तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। मास डिफरेंट की बात करें अगर यहाँ पे किसके बीच का डिफरेंस होता है? यहाँ पे रेस्ट मास का डिफरेंस होगा। रेस्ट मास ऑफ किसका? न्यूक्लियस का। द सम ऑफ द रेस्ट मासेज, जितनी भी हमारे सम रेस्ट ऑफ मासेज हैं, ठीक है, न्यूक्लियस जितनी भी हमारे सम ऑफ रेस्ट मासेज हैं वो यहाँ पे कंस्टिट्यूट करेंगे न्यूक्लियस के फॉर्म में, और यहाँ पे क्या देंगे हमको? मास डिफरेंट यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। तो मास डिफरेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा डेल्टा एम इक्वल टू ZmP प्लस का माइनस का Z Mn माइनस का M। मैं तुम लोग को रिवीजन ही करा रहा हूँ एक तरह से, क्योंकि मैंने तुम लोग को सब चीज एक्सप्लेन कर दिया है एटम्स चैप्टर में। तो अभी तक वीडियो नहीं वॉच किया एटम चैप्टर की तो प्लीज वॉच कर लो। पहले उसको वॉच करना फिर इसको वॉच कर लेना, ठीक है। बट हाँ, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। हमारा छोटा सा प्यारा सा व्हाइट कलर का बटन है, उसको भी क्लिक कर दो और प्लीज लाइक कर दो, ठीक है। चलो वापस से ट्रैक पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा बाइंडिंग एनर्जी। अब एनर्जी को हम कैसे बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक पॉइंट में लिखा हुआ है हमारा इट में बी डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड हमको डिफाइन करने को मिल रहा है और न्यूक्लियस यहाँ पे ब्रेक कर दे रहा है उस एनर्जी को, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी बड़े प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे और एक लार्ज डिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो कि इंटरैक्ट नहीं करेंगे लेकिन साथ में काम करेंगे, ठीक है। ये कहने का मतलब है, यानी मान के चलो तुम्हारा एक न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन है, ठीक है, और ये तुम्हारा न्यूट्रॉन है, तो भैया सेपरेट हो जाएंगे लेकिन डिस्टेंस क्या कर लेंगे? बहुत लार्ज कर लेंगे। देखो ये चीज ऐसे रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। सॉरी इसमें, हाँ, तो देखो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है इट मे बी डिफाइंड एज अ सरप्लस एनर्जी। जो सरप्लस एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस में ही होती है, जो कि अट्रैक्शन पे काम आती है, बाउंड करता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाउंड करने में, यानी साथ में न्यूक्लियस यहाँ पे क्या करता है? अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। थर्ड में लिखा हुआ है द बाइंडिंग एनर्जी। तुम्हारी अगर न्यूक्लियस की ZXA लिखा हुआ है तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे ZmP प्लस का माइनस का Mn माइनस का MC² हो जाएगी यहाँ पे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज एनर्जी तुम्हारी रिक्वायर्ड हो रही है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी 1 न्यूक्लियन के साथ में, और क्या फॉर्म कर देगी? न्यूक्लियस को फॉर्म कर देगी, ठीक है। इट में बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द बाइंडिंग एनर्जी। अगर बाइंडिंग एनर्जी को यहाँ पे डिवाइड करते हैं न्यूक्लियस और बाय मास नंबर से, यानी मास नंबर में न्यूक्लियस में मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी के साथ में, तो यहाँ पे डिवाइडिंग होने के बाद वो सिंपल सा ये फॉर्मूला डिनोट करेगा B इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में A ZmP प्लस में A माइनस का Z Mn माइनस का MC² अपॉन में A हो जाएगा। ये भैया यहाँ पे क्या है? मास नंबर बेसिकली भाई मेरे। न्यूक्लियर फोर्सेज की अगर बात करें तो न्यूक्लियर फोर्सेज होता है हमारा दीज आर द स्ट्रॉन्ग इन अट्रैक्टिव फोर्सेज। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेज हमको यहाँ पे देगा,
किसको होल्ड कर देगा यहाँ पे, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, साथ में टाइनी न्यूक्लियस बेसिकली यहाँ पे ओनली फॉर अलोन, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो साथ में बाउंड करेंगे। सी पॉइंट में सॉरी बी पॉइंट में दिखा हुआ है दीज आर द शॉर्टेड रेंज, इसकी जो रेंज होगी बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगी, जो फोर्सेस होगा वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेट करेगा वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस के साथ में ऑपरेट करेगा। और हाँ 2 और 3 फर्मी मीटर यहाँ पे सेपरेशन भी होगा, किसके बीच में, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में सेपरेशन भी होगा। उसकी जो रेंज होगी वो शॉर्ट हो, मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगी, लेकिन लार्ज फोर्सेज यहाँ पे वो क्रिएट करेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर डेंसिटी की, तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगी न्यूक्लियस की वो इंडिपेंडेंट होगी, उसका जो साइज होगा वो न्यूक्लियस के बराबर होगा। तो यहाँ पे किसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे हम डेंसिटी V इक्वल्स टू न्यूक्लियर मास अपॉन में न्यूक्लियर वॉल्यूम, MV अपॉन में 4/3 पाई आर स्क्वायर 2.92 10 की पावर 17 किलोग्राम मीटर इनवर्स। अब बात करते हैं यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी की, तो रेडियो एक्टिविटी में क्या लिखा है, द फिनोमेना ऑफ द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस की बात हो रही है और एटम में जो न्यूक्लियस है हमारा वो यहाँ पे इमिशन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक से ज़्यादा रेडिएशन होगा, किसका, अल्फा पार्टिकल्स का, बीटा पार्टिकल्स का और गामा रेस का। समझ में आ गया रेडियो एक्टिविटी में। बी पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पे जितनी भी हमारे सब्सटेंस होंगे वो यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली यहाँ पे इमिट करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे रेडिएशंस के साथ में, उन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, ठीक है। अब ये रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लॉ तुम लोग पढ़ोगे, अल्फा डीके मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, रीड कर लेना अच्छे से। तो देखो अल्फा डीके में क्या होता है कि यहाँ पे एक हमारी प्रोसेस होती है इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की, उसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, रेडिएट हो जाते हैं, यानी इमिट कर जाते हैं, ठीक है। ये जब इमिट कर जाएंगे तो उनको बोलेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट करेंगे। बीटा डीके में क्या होता है, यहाँ पे भी इमिट कर जाते हैं, कौन से, इलेक्ट्रॉन, किसके फॉर्म में, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के फॉर्म में, जो उसके हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। गामा रेज भी सेम है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो देखो यहाँ पे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके लॉ की, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर दिया गया है, अगर यहाँ पे जितनी भी हमारी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, डिसइंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे जितनी भी हमारी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो यहाँ पे प्रेजेंट करेगी एक इंस्टेंट पार्ट, यानी इंस्टेंट मॉलिक्यूल्स को, जो कि यहाँ रिप्रेजेंट करेगा NT = N0 e⁻⁻⁷ ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये वाला स्टूडेंट देख लेना अच्छे से, ठीक है। जो लैम्डा है वो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। हाफ लाइफ यहाँ पे हो जाएगी, देखो सिंपल सी तुम्हारी यहाँ पे हो जाएगी, देखो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिंपल से बता दे रहा हूँ, T ½ = 0.693 अपॉन में लैम्डा हो जाएगा। मीन लाइफ सिर्फ देख लो यार, क्योंकि इतना पूछा नहीं जाता है, ठीक है। क्यूरीज देखो, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड वाले छोड़ देना ये सब, ठीक है। SI यूनिट देख लो, ये सब वन टाइम रीड कर लेना, ओके। अब बात करते हैं, देखो हाँ बोर्ड वाले एक चीज़ देख लो, जाना नहीं अभी, ये देखो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, इट इज द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियाई। देखो रिएक्शन में क्या होता है कि जितने भी हमारे स्टेबल न्यूक्लियाई है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं एक ऐसे एलिमेंट के साथ में जो न्यूक्लियस के साथ एक अनदर एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक अनदर एलिमेंट जुड़ा हुआ है, उसी को बोलेंगे यहाँ पे हम न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन बोलेंगे उसको। समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन की, तो न्यूक्लियर फिजन में क्या लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियर फिजन में एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक हैवी न्यूक्लियस के साथ में यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट के स्प्लिट में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्प्लिट कर जाते हैं, दो स्मॉलर न्यूक्लियाई को यहाँ पे कंपेरेबली मासेस यहाँ पे देता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर की, तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस इन विच अ न्यूक्लियर चेन, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हमको यहाँ पे प्रेजेंट करता है, इनिशिएट करता है, ठीक है, और मेंटेन एंड कंट्रोल, और मेंटेन करता है उसको कंट्रोल भी करता है, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे हम न्यूक्लियर रिएक्टर। अब बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन की, तो ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा फ्यूजन होता है दो स्मॉलर न्यूक्लियाई के साथ में इनटू अ हैवियर न्यूक्लियाई, और बहुत ज़्यादा हैवियर न्यूक्लियाई होता है, और साथ में लाइब्रेशन होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे हम न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। क्रिटिकल साइज एंड क्रिटिकल मास, क्रिटिकल साइज और क्रिटिकल मास कैसा होगा यहाँ पे न्यूक्लियस का, तो यहाँ पे जो साइज है हमारा फ्यूजनेबल है मटेरियल के साथ का, और जो हमारा रिप्रोडक्शन हो रहा है फैक्टर के साथ में वो एक यूनिटी है,
सो उसी को बोलेंगे यहाँ पे हम क्रिटिकल साइज, एंड जो उसका मास होगा वो क्रिटिकल मास ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर बी पॉइंट में देखो लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे द चेन रिएक्शन, जो हमारी चेन रिएक्शन है वो यहाँ पे स्टेडी और सस्टेन्ड हो जाएगी। जो हमारा मॉडरेटर है वो यहाँ पे एक ऐसा सब्सटेंस देगा जो कि हम यूज़ कर सकें, स्लो डाउन कर सकें उस रिएक्टर को, और यहाँ पे वेरी फास्ट जो न्यूट्रॉन्स है हमारे वो यहाँ पे थर्मल एनर्जीज के साथ में हमको यहाँ पे मॉडरेट कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। द कॉमनली यूज फॉर द मॉडरेटर्स आर द वाटर, और जो कॉमनली यूज हमारे मॉडरेटर्स हैं वो यहाँ पे वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे। जो हैवी वाटर है यहाँ पे D2O वो यहाँ पे ग्रेफाइट के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मॉडरेटर था। फाइनली एंडिंग हो चुका है हमारा चैप्टर, ठीक है। न्यूक्लियाई चैप्टर था, बहुत ही छोटा चैप्टर था और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और प्लीज़ मैं तुम लोग से यही कहूँगा, प्लीज़ ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक है। इतना पढ़ के भाई इतना नहीं कर लोगे, ठीक है। जितना पढ़ाया सिर्फ उतना लगा लेना। देखो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ कि भाई जो बच्चों को भाई लगता है कि जिन बच्चों को भाई डर है कि भैया नहीं आता है कुछ बता दो, तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको बहुत ज़्यादा आता है भाई वो पढ़ना आराम से। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो प्लीज़ यार अच्छे से पढ़ो, जिनको नहीं भी आता वो भी पढ़ो, जिनको आता है वो भी पढ़ लो भैया, क्योंकि आते आते में हो जाता है काम, ठीक है। पता नहीं चलता है, बोर्ड का पेपर हलवा नहीं आएगा, ठीक है, कि भाई हलवा आया बन के और खा लिया, ठीक है। बनाना पड़ेगा, रेसिपी तुमको चाहिए होगी, सारी रेसिपी सब प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। अब तुम बनाते कितना हो और खाते कितना हो ये तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब बातें बंद करते हैं भाई, इट्स अ फनी जोक, ठीक है। तो भाई चलो एक्सप्रेशन समझ में आएगा, कोई डाउट कोई भी तो कमेंट कर देना। मिलते हैं